बहुत पुरानी बात है। बबनपुर नामक एक राज्य था। वहाँ के राजा थे वीरभद्र सिंह। लेकिन उस राज्य की जनता को चोरी होने का बहुत ही भय था। हर एक दिन इस राज्य में किसी न किसी जगह पर चोरियां हुआ करती थी। ऐसी चोरियां होने से कुछ अमीर लोग काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने महाराज के पास आकर चोर की शिकायत की। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में चोरी का बहुत डर है। कब पता नहीं कौन आकर लूट ले जाए। ऐसे तो राज्य के अमीर लोगों को हमेशा डर बना रहता है। अब आप ही इस समस्या का समाधान निकालिए। महाराज ने कहा, क्या कह रहे हैं महाशय? पहले तो हमारे राज्य में चोरियां नहीं हुआ करती थी, फिर ये समस्या अचानक से कैसे आ गई? दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, कुछ शातिर चोर दूसरे राज्यों से इस राज्य में आए हुए हैं। महाराज, और इस बारे में मुझे जो पता लगाने पर जानकारी मिली है, उस हिसाब से उनका ही यह काम है। क्या कहा कि पड़ोस के राज्य से हमारे राज्य में आ गए? पर ऐसा क्यों हुआ? क्या इस बारे में तुम्हें कुछ पता है? महाराज, उस राज्य में कृष्ण नाम का एक व्यक्ति रहता है जो चोरी के विज्ञान में बहुत ही कुशल है। इसी वजह से वहाँ पर कितनी भी बड़ी चोरी क्यों न हो जाए, चोरी होने के कुछ क्षणों के बाद ही वह उस चोर को पकड़ लेता है। इसीलिए वह चोरों को कैद कर लेता है और बहुत जल्द ही पकड़ लेता है। इसीलिए चोर वहाँ चोरी न कर पाने के कारण इस राज्य में आकर चोरियां कर रहे हैं। ठीक है, तुमने जो बताया मैं वैसा ही उन चोरों का प्रबंध करूंगा। नहीं नहीं महाराज, आपको पता नहीं है, चोरों का एक गुट बना हुआ है। वे सब कैसे और कहां पर चोरी करते हैं ये किसी को पता नहीं चलता, और चोरी करने के बाद किस तरह से भाग जाते हैं ये भी किसी को पता नहीं चलता। इसी वजह से उन चोरों को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है महाराज। तुम एक मंत्री की तरह सोच रहे हो, इसीलिए तुम्हें उनकी चालों का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब आपको एक मंत्री की तरह नहीं सोचना है, बल्कि एक चोर की तरह सोचना होगा। तभी हम उन चोरों को पकड़ सकेंगे। मंत्री ने कहा, महाराज, आपका कहना है कि जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे ही हम में से किसी एक को चोर बनना पड़ेगा। जी मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि चोर के भेष में बन करके चोरों के भेद खोलने हैं। लेकिन इनमें से कोई और चोर क्यों बनेगा? मैं स्वयं चोर के बीच चोर बनकर उनके गुट के बीच में जाकर उनके भेद स्वयं खोल लूंगा। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप स्वयं जा रहे हैं तो उन चोरों को कोई नहीं बचा सकता। इस तरह से महाराज वीरभद्र एक चोर का रूप धारण करके रात में राज्य में घूमना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ रातों को घूमने की वजह से एक रात रंगा सिंगा गंगा इन तीन चोरों के रहने के ठिकाने का पता लग जाता है। राजा उस चोर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। उसी समय तीनों चोर कहां पर चोरियां करनी है, इस विषय में विचार और विमर्श कर रहे थे। राजा चुपके से उन तीनों चोरों की बातें सुनने लगता है। एक चोर बोला, मेरी बात सुनो, हम पड़ोस के राज्य में चोरियां नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसानी से चोरियां कर सकेंगे और हमारे पते ठिकाने का भी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा मन तो यही है कि हम बड़े शहर में जा कर के बड़ी चोरियां कर सकते हैं। तभी दूसरे चोर ने कहा, हमें बड़े शहर में जा कर के चोरियां करने की जरूरत क्या है? भाई, मेरा मानना तो यह है कि यदि हम इस गांव में अमीर लोगों के घर में चोरियां किया करेंगे तब भी हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा। अगर हम शहर गए तो बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तभी तीसरा चोर बोला, सही कह रहे हैं भाई, शहर में हर एक घर में चौकीदार मौजूद रहते हैं। मैंने खुद देखा है, पैसे वाले लोग ऐसा ही काम किया करते हैं। इसीलिए भाई, गांव में चोरी करना तो बहुत आसान है। तुम दोनों बोल लिए
अगर छोटी छोटी चोरियां करोगे तो कब तक जीवन यापन करोगे? मेरी मानो तो बड़ी चोरियां करते हैं। चोरी करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। एक बड़ा हाथ तो मारना ही होगा और उसके लिए हमें शहर जाना ही होगा। और रही बात उन चौकीदारों की, तो वे खाना बहुत खाते हैं और चौकीदारी बहुत कम करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही काबिल लोग हैं और हमारी काबिलियत के आगे उनका क्या बस। और हम जैसे पहले चोरियां किया करते थे वैसे ही चोरी करेंगे। इसीलिए तुम दोनों किसी बात की चिंता मत करना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। राजा जो चुपके से उन चोरों की बातें सुन रहा था, अचानक से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नया इंसान सामने खड़ा है, यह देखकर तीनों चोर डर जाते हैं। उसमें से चोरों का सरदार कहता है, ए तू कौन है और तुझे मेरे ठिकानों का पता कैसे चला? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो इतनी देर से बातें कर रहे थे तू सुन लिया है? बताओ तुमने क्या सुना? राजा सोचते हैं कि मैं जिन चोरों को पकड़ने आया हूँ यही वो चोर हैं। अगर मैं इनको अपने बारे में बता देता हूँ तो इनकी चोरियों का भेद कैसे पता चलेगा कि ये चोरियां कैसे करते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुम लोगों की ही तरह एक चोर हूँ, लेकिन मैं बाहर के राज्य से नहीं आया हूँ, मैं इसी राज्य का चोर हूँ। उनमें से एक चोर ने कहा, क्या कहा? तुम चोर हो? यानी कि इतनी देर से जो हम बातें कर रहे थे वो तुमने सुन लिया है? महाराज ने कहा, हाँ सुन लिया, लेकिन मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। मैं इस राज्य में छोटी छोटी चोरियां करते आ रहा था। मेरे अकेले होने के कारण मैं इस राज्य में बड़ी चोरियां नहीं कर पा रहा हूँ। तुम सब साथ में चोरियां करते हो, इसीलिए बड़ी चोरी करने पर तुम सब बच जाते हो। मैं तुम लोगों के बारे में बहुत सुना हूँ, इसीलिए तुम लोगों के गिरोह में शामिल होने आया हूँ। अच्छा, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो इस गांव में किसके पास कितनी संपत्ति है ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हमें तुमसे कोई आपत्ति नहीं है, तुम हमारे साथ शामिल हो सकते हो, लेकिन हम तीनों चोरों के अंदर चोरी करने के कई गुण हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कितने गुण हैं हमें बताओ। बताता हूँ, लेकिन तुम तीनों में क्या गुण है पहले ये बताओ, इसके बाद मैं तुम्हें अपना गुण बताता हूँ। उनमें से सबसे पहला चोर बोला, हाँ मेरा नाम रंगा है और मैं इस गिरोह का मुखिया हूँ। कैसा भी ताला क्यों ना हो उसे खोलने में मैं माहिर हूँ। कितना भी खजाना क्यों न कहीं छिपा कर रखा हो उसका पता आसानी से लगा देता हूँ। उसमें से दूसरा चोर बोला, मेरा नाम गंगा है। यदि मैं कान लगाकर जमीन पर सुन लूंगा तो जैसे किसान को अपने खेतों में पानी का पता चल जाता है, वैसे ही पास में पैसा कहाँ है मैं पता लगा सकता हूँ। इसीलिए हम कहीं पर भी चोरी करने जाने से पहले उस घर के पैसों का पता लगा लेते हैं। उसमें से तीसरे चोर ने कहा, मैं अपना नाम तुम्हें बता देता हूँ, मेरा नाम सिंगा चोर है। यदि मैं किसी व्यक्ति को एक बार कहीं भी देख लूंगा तो वह कितना भी भेष बदल ले मैं उसे पहचान लेता हूँ, यह मेरी काबिलियत है। हम तीनों ने तो अपने गुण के बारे में बता दिया, अब तुम अपने बारे में हमें बताओ। जब तीनों चोर अपने अपने गुण बताते हैं तो राजा वीरभद्र सिंह सुनकर डर जाते हैं कि यदि इन्होंने अगर पूछा तो कि मेरे अंदर कौन सा गुण है तो मैं क्या बोलूँगा। उनको समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ी देर चुप रहकर कहते हैं कि तुम लोगों में चोरियों के गुण सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम लोगों से मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। यदि मैं अपना अंगूठा नीचे करूँगा तो तुम में से किसी को यमलोक पहुँचा सकता हूँ। उसी प्रकार मैं अपने तर्जनी उंगली को ऊपर रखता हूँ तो
किसी भी मरते हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता हूँ। यही मेरी काबिलियत है। वीरभद्र की कही हुई बात 3 चोरों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। वे तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर कहते हैं, तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारी बात हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आई। भला तुम एक व्यक्ति को उंगली उठाने से कैसे जिंदा रख सकते हो, हमें भी तो बताओ। आगे चल करके तुम लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी। तुम लोग खुद ही अपनी आँखों से देख लेना। इतनी जल्दबाजी क्या है, यह बताओ कि चोरी कहाँ करनी है। चोर के मुखिया ने कहा, जब तुम्हारी मर्जी है और तुम इस गांव के हो तो तुम बताओ कि चोरी कहाँ की जाए। तुम जहाँ बोलो वहाँ चोरी कर सकते हैं। तुम्हें भी तो पता चले कि हम कितने माहिर चोर हैं। तो ठीक है, पहले हम राजा के महल में चोरी करते हैं। आखिरकार वहाँ से ज्यादा खजाना हमें इस राज्य में कहाँ मिलेगा, इसीलिए हम वहाँ जाते हैं। गंगाराम ने कहा, क्यों भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? सीधे राजा का खजाना कैसे चोरी कर सकते हैं हम? अगर पकड़े गए तो तुम्हें पता है कि क्या होगा? सीधा मृत्युदंड मिलेगा। इसीलिए कोई और जगह बताओ। राजा ने कहा, तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं बहुत दिनों से उस राजा के खजाने की चोरी की योजना बना रखा हूँ। उस खजाने के अंदर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। अकेले चोरी करना संभव नहीं था, इसीलिए मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। समझ गए तुम लोग? जब 3 गुणी चोर मिल गए हैं तो मैं इस योजना को अंजाम दे सकता हूँ। चोर का मुखिया बोला, तुमने जो कहा है वह सही लग रहा है, इसीलिए आज रात हम आज रात को ही अपनी योजना को अंजाम देंगे। भेष बदले हुए महाराज उन तीनों चोरों को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ पर सिपाहियों की नजर से बचकर वीरभद्र की सहयोग से राज दरबार में घुस जाते हैं। गंगा जमीन पर अपने कान लगाकर बाकी चोरों से कहता है कि ये देखो, इस दिशा में जाने पर हमें खजाना मिलेगा। सावधानी से आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर महाराज आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मेरे बताए बिना ही गंगा ने खजाने की दिशा का पता बतला दिया। ये तो काबिले तारीफ है। ऐसा सोचकर महाराज कहते हैं, वाह वाह, सच में खजाना इसी तरफ है। तुमने बिना कुछ बताए ही खजाने का पता लगा लिया। जब तुम बता रहे थे तो तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन ये तो काबिले तारीफ है। गंगा ने कहा, हम इतने बड़े चोर हैं, इसीलिए तो आसानी से चोरी कर लेते हैं। अब तुम रंगा की चोरी की कला को देखोगे। इतना कहकर सब आगे के कमरे में प्रवेश करते हैं। वे खजाने के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही हैवी ताला लगा होता है। रंगा झट से लकड़ी उठाकर उस ताले को ऐसा घुमाता है कि ताला पटाख से खुल जाता है। यह देखकर राजा वीरभद्र कहते हैं, तुम्हारी ये कला तो प्रशंसा के योग्य है। यहाँ के राजा को तो पता ही नहीं है कि ऐसे गुण भी यहाँ के लोगों में मौजूद है, और इतना छोटा ताला खजाने के दरवाजे पर लगा दिया है। चोर का मुखिया कहता है कि ताला छोटा हो या बड़ा हो, मैं उसे चुटकियों में खोल देता हूँ, इसीलिए गलती राजा की नहीं है, बल्कि ये मेरे कला का कमाल है। तभी तीसरा चोर कहता है कि हम लोग अपनी अपनी काबिलियत बाद में बता देंगे। यदि एक लोग यहाँ पर निगरानी करेंगे और 3 लोग अंदर जाकर चोरियां करेंगे तो ठीक रहेगा। भेष बदले हुए राजा ने कहा, ठीक है, तब मैं यहाँ पर निगरानी करता हूँ, तुम तीनों अंदर जाकर चोरियां करो। ठीक है दोस्त, तुम यहाँ पर निगरानी करो, हम तीनों अंदर चोरियां करते हैं। वीरभद्र को बाहर ही रोककर तीनों चोर खजाने की तरफ अंदर चले जाते हैं। तब वीरभद्र उन चोरों को पता न लगे, इस तरह से चुपचाप वहाँ से मंत्री के पास पहुँचता है और अपने मंत्रियों को यह सारी घटना बताकर अपने सिपाहियों को वहाँ पहुँचने को कहते हैं। महाराज के बताए अनुसार सिपाही
तीनों चोरों को धन के साथ पकड़ लेते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। और अगले ही दिन सुबह महाराज वीरभद्र के सामने तीनों चोरों को पेश किया जाता है। राज सिंहासन पर राजा वीरभद्र को बैठे हुए देखकर सिंगा चोर दोनों चोरों से कहता है, अरे भाई, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। कल रात जो चोर बनकर हम लोगों के साथ चोरियां करने आया था, इसका मतलब यह है कि हम तीनों को पकड़ने के लिए इस राजा ने योजना बनाई थी, इसीलिए इसने चोर बनकर हमसे दोस्ती की थी। चोर का मुखिया कहता है, हाँ सिंगा, सही कह रहे हो। बिना मैं उसकी सच्चाई जाने हुए जैसे मछली जाल में फंस जाती है वैसे ही फंस गया। ये राजा वीरभद्र तो करिश्मे से भी ज्यादा चालाक निकला। तीसरा गंगा कहता है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। इस तरह से तीनों चोर आपस में बातें करने लगते हैं। वीरभद्र उन तीनों चोरों की तरफ देखते हुए मंत्री से कहते हैं, ये देखिए मंत्री जी, ये तीनों वही चोर हैं जो आपकी नींदें उड़ा रखी थी और आज ये लोग हमारा खजाना चोरी करने आए थे और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसका साक्षी मैं स्वयं हूँ और मैं इन 3 चोरों को मृत्युदंड देता हूँ। इस तरह राजा वीरभद्र सिंह उन तीनों चोरों को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। तीनों चोर मृत्युदंड की सजा सुनकर निराश हो जाते हैं। अगले ही दिन निश्चित समय पर उन तीनों चोरों को फांसी लगाने के लिए सिपाही राजा के सामने ले आते हैं। तभी एक सिपाही राजा की अंगूठे की तरफ ध्यान से देखता है। तभी राजा वीरभद्र सिंह अंगूठा उठाकर संकेत करते हैं कि इन्हें फांसी लगा दो और राजा अपना अंगूठा नीचे कर देते हैं। उनके संकेत को समझकर सिपाही चोरों से कहता है कि राजा के आदेश के अनुसार तुम तीनों को फांसी की सजा दी जाएगी। यदि तुम तीनों की आखिरी इच्छा हो तो सुना दो। चोर का मुखिया बोला, हाँ, हमें राजा से आखिरी इच्छा में एक सवाल पूछना है। ये सुनकर राजा उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बोलो, क्या कहना चाहती हो। भले ही काम तुम्हारा चोरी का है, लेकिन तुम्हारी कला कमाल की है। अगर तुम लोग अपनी कला को चोरी के बजाय लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया होता तो ऐसी नौबत बिल्कुल भी नहीं आती। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। महाराज, हम जानबूझकर चोर नहीं बने हैं, हमें परिस्थिति ने चोर बनाया है। ऐसा चोर बनने के लिए हम तीनों को माफ कीजिए। अब हम सुधर चुके हैं। हमने आपको अपने गिरोह के विषय में बताया है ना, और आपने भी हमें अपने 2 गुणों के विषय में बताया था। पहला गुण, आपने अपना अंगूठा नीचे किया और हमें फांसी की सजा सुना दी। वो हमने अपनी आँखों से देख लिया है। लेकिन हमारी आखिरी इच्छा है महाराज कि आप हमें अपना दूसरा गुण भी दिखाएं। कृपया इसे स्वीकार कर ले महाराज, यह हमारी अंतिम इच्छा है। राजा हंसकर आखिरी समय पर भी उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए अपनी पहली उंगली ऊपर की तरफ दिखाते हैं। राजा के इशारे को देखकर सिपाही चोरों को फांसी की सजा से मुक्त करते हैं। वीरभद्र ने कहा था कि वह अपनी प्रतिभा से मरते हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं, प्राण बचा सकते हैं। उसके बाद तीनों चोर चोरी करना छोड़कर राजा वीरभद्र के पास लोगों की सेवा करने का काम करने लगे और बहुत खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।